यानी आप देख सकते हैं 1763 में शुरुआत हुई, इसका प्रभाव पड़ना शुरू और 1770 में ये इंटेंस हो गया और साथ ही 1800 तक ये इंटेंस रहा और 1820 तक धूमिल रहा। अब मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ, बताइए क्या कारण था 1770 ऐसा वर्ष क्यों है, ऐसी कौन सी घटना घटी थी जिसकी वजह से हमारे देश के, मैंने आपको बताया था कि नागा या फिर गिरी संतों ने एक विद्रोह किया था, जिसके बारे में हमने आपको एक पुस्तक भी बताई थी कि आपको पता होना चाहिए 1770 एक ऐसा वर्ष था जिसमें बंगाल में अकाल फैला और फिर वर्षा आदि की वजह से चेचक की बीमारी आ गई और जो बंगाल की जनसंख्या थी 3 करोड़ वह घट करके आपका कितनी, एक तिहाई, यानी कि 1 करोड़ रह गई, एक तिहाई जनसंख्या मारी गई, सॉरी एक नहीं, एक तिहाई जनसंख्या मारी गई, अर्थात 1 करोड़ लोग उसमें मारे गए, जो एक भीषण अकाल था उस समय का। ओके, तो सन्यासी विद्रोह के बारे में पुस्तक कौन सी है, वो है, हम आपको बता चुके हैं, आनंद मठ पुस्तक, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका क्षेत्र कौन सा था, बंगाल, लिखना, क्षेत्र था इसका बंगाल। और इसका कारण क्या था, सन्यासी, एक तो अकाल के समय पर तो आपका इंटेंस हुआ, तो ये था तीर्थ यात्राओं पर रोक, तीर्थ यात्राओं पर रोक और बंगाल में अकाल, तीर्थ यात्राओं पर रोक, तीर्थ यात्राओं पर रोक और बंगाल अकाल। हम सब करें, समझ पा रहे हैं हमको किन चीजों पर फोकस करना है, कारण क्या था, ये जरूर लिखना है। मेरे प्यारे साथियों, आपसे एक प्रश्न रहेगा कि मुझे ये बताएं आप, बंकिम चंद्र जो हमने बताए थे उनके चर्चित उपन्यास का क्या नाम है। तो आप कहेंगे भैया उन्होंने लिखा था आपका किसको, आनंद मठ को लिखा, लेकिन उन्होंने एक उपन्यास और लिखा है, वहां पर देवी चौधरानी के संघर्ष के बारे में ही उन्होंने बताया है। तो कभी आपसे पूछा जाए आप कहीं किनारे पर लिख लेना, बंकिम चंद्र ने देवी चौधरानी उपन्यास को भी लिखा है। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं क्या क्षेत्र, कारण और प्रमुख नेता। सन्यासियों ने एक विद्रोह किया, आपको याद रखना, इसको फकीर विद्रोह कहा जाता है। इसके बाद में एक विद्रोह हुआ आपका, इसके बाद में एक विद्रोह हुआ आपका पलामू, पलामू विद्रोह, इसको पलामू भी कहते हैं, कई बार उसको चेर विद्रोह भी कहा जाता है, पलामू विद्रोह या फिर उसको चेर विद्रोह भी कहा जाता है, चेर विद्रोह की बात करें ना 1802, इसका मतलब ब्रिटिश सरकार ने उसका दमन कर दिया, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने क्या कर दिया, उसको सप्रेस कर दिया अपनी ताकत लगा करके। यहाँ पर क्षेत्र कौन सा रहा, क्षेत्र यहाँ पर रहा आपका, किस एरिया में पूछा था, पलामू विद्रोह कहाँ पर हुआ था, तो पलामू क्षेत्र ये बिहार में, आप जानते हैं आज तो झारखंड में है आपका, बिहार में। और इसका कारण क्या रहा, रीजन क्या रहा इसका, इसका रीजन था, अगर इसके रीजन पर हम प्रकाश डालें तो इसका कारण क्या था, जागीरदारों की जमीनों का छीना जाना। यहाँ पलामू क्षेत्र, तो पॉलीगर विद्रोह याद है, तो ये क्या किसानों के विद्रोह है, मेरा आपसे प्रश्न है, यस और नो, क्या ये आपका किसानों के विद्रोह थे। आप कहेंगे नहीं, ये नागरिकों के विद्रोह, जैसे पॉलीगर कौन थे मैंने आपको बताया, लिखा ना आपने, तो मैं कहूँ तो लिख लिया करो, सोल्जर्स थे, सैनिक थे दक्षिण भारत में। ओके, एक हुए थे दीवान वेलुथम्पी, उन्होंने एक विद्रोह किया, इसको वेलुथम्पी विद्रोह के नाम से जाना जाता है, वेलुथम्पी रिवोल्ट, वेलुथम्पी विद्रोह, वेलुथम्पी 1809 में। क्षेत्र था इसका केरल, एरिया था इसका केरला, और केरल में विशेषतः क्षेत्र था आपका त्रावणकोर, त्रावणकोर। क्या कारण रहे भैया इन लोगों ने आवाजें क्यों उठाई, इसका जो कारण रहा, जो रीजन रहा, वो रीजन था यहाँ पर कंपनी से नाराजगी, कंपनी से नाराजगी, क्योंकि कंपनी ने ऐसी क्या घटना कर दी थी, तो यहाँ पर कंपनी ने 1805 में इनके क्षेत्र को ले लिया था, 1805 में सहायक संधि इसका रीजन बनी। सहायक संधि का जनक कौन बता रखा है मैंने आपको, बताएं जरा, सहायक संधि का जनक कौन है, हु इज द फादर ऑफ सब्सिडरी ट्रीटी, कंपनी से नाराजगी, डिससैटिस्फैक्शन, डिससैटिस्फैक्शन, सहायक संधि का जनक कौन है, टू प्ले, वेलेजली कई साथी लिख रहे थे, देखो वेलेजली ने उसको विस्तारित किया, उसका सही प्रयोग किया। ठीक है, वेलेजली संधि को किसने अपनाया, अगर ये प्रश्न पूछा है तो हमको वेलेजली लिखना है। जनक तो मैंने बताया ना, उसका इस्तेमाल तो आपका सैनिक देता था, फ्रांसीसी सैनिक देकर के उसने शुरुआत की थी। भैया 1857 की क्रांति में कितने भारतीय शहीद हुए थे, देखो दोस्त, इसका एक ऑफिशियल आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन 1857 की क्रांति में ये कहा जाता है कि भारत के लगभग 5 लाख से अधिक लोगों की एक नृशंस हत्या की गई और उनको जगह जगह गोलियां मारी गई, जगह जगह उनको फांसी पर चढ़ाया गया, और कई जगह तो ऐसे भी देखे कि कर्नल ली ने लोगों को कमरे में बंद कर दिया। अंग्रेजों ने अपनी घटनाओं का तो बहुत जिक्र किया, होलवेल जैसी घटनाओं का, ब्लैक होल जैसी घटनाओं का 20 जून 1756 का, लेकिन 1857 के दौरान बहुत सारे जो भारतीय लोगों को, भारतीय नागरिकों को कमरे में बंद करके उन्होंने मारा, उसका कोई जिक्र देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, बोलिए आगे। तो यहाँ पर समझिए नेतृत्व किसने किया, तो वेलुथम्पी थे, इन्हीं के नाम पर इसको फोल्ड कहा जाता है, नेतृत्व था वेलुथम्पी। कौन थे नेता, वेलुथम्पी थे। इस वेलुथम्पी विद्रोह का क्या रीजन था, सैन्य सेवाएं होती थी, आप सबको पता होना चाहिए, पहले ब्रिटिश सरकार में भारतीय सैनिक होते थे या नहीं। 1857 की क्रांति के समय भी हमने आपको बताया कि ब्रिटिशियर्स जो थे उनकी संख्या तो सिर्फ 45,000 थी, लेकिन जो इंडियन सोल्जर्स थे उनकी संख्या कितनी थी, लगभग 2.25 लाख, 2.25 लाख के करीब भारतीय सैनिक हुआ करते थे, जो इनको सेवाएं देते थे। तो ये क्या करते थे, उनको कर मुक्त भूमि देते थे, यानी कि आपका एक रेंट फ्री लैंड उनको देते थे। ओके, सैन्य सेवाओं के बदले, सैन्य सेवाओं के बदले, बदले कर मुक्त जमीन, कर मुक्त जमीन, सैन्य सेवाओं के बदले एक कर मुक्त जमीन मिलती थी, यानी टैक्स फ्री लैंड मिलता था, एक टैक्स फ्री लैंड इन मिलिट्री सर्विसेज वर क्लोज्ड। Who really owns? उन्होंने ये खत्म कर दिया, खत्म कर दिया, इसको खत्म कर दिया। ठीक है, और नेतृत्व किया पाइका विद्रोह का जो नेता है, जो नेतृत्व किया था वो किया था जगबंधु ने, जगबंधु। ये देखने को मिलेगा आपका जो है आपका गडकरी विद्रोह, गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र में जो हुआ उसका सेम रीजन था, क्योंकि वहां पर भी सैनिकों को जो आपका आपका यानी कि कर मुक्त भूमि मिलती थी, उन गडकरियों को भी देना बंद कर दिया, इस वजह से गडकरियों का भी विद्रोह हुआ। इसी दौरान 1818 के बाद में आपका बहुत चर्चित नाम आपने सुना होगा, किसने थम्स अप करके बताना, रानी चेन्नम्मा का नाम किसने सुना है। तो यहाँ एक नागरिक विद्रोह देखने को मिलता है, कित्तूर विद्रोह, एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया, 2022 में भी पूछा गया, 2023 में भी पूछा गया, कित्तूर विद्रोह, कित्तूर रिवोल्ट था, कर्नाटका, कर्नाटका, बहुत शाबाश, बहुत शाबाश। तो यहाँ पे दरअसल में एक रानी हुआ करती थी, रानी चेन्नम्मा। जब उनके पति खत्म हो गए तो उन्होंने अपने उत्तराधिकार के लिए जिस पुत्र को प्रस्तुत किया, तो अंग्रेजी सरकार ने उस उत्तराधिकार के रूप में उनके पुत्र को स्वीकार नहीं किया और ब्रिटिश सरकार इनके साम्राज्य को हड़पने पहुंच गई। तो वहां पर रानी चेन्नम्मा ने अपना कमान संभाली और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी, 1824 में उसको दबा दिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, 1824। क्षेत्र कहाँ पर था, ये कर्नाटका में। अगर हम आपसे बात करें कारण क्या रहा इसका, रीजन क्या रहा, चित्तूर सिंह, और बाद में चित्तूर सिंह को जब विद्रोह, इनके विद्रोह को दबा दिया गया तो उसके बाद में उमा सिंह ने नेतृत्व किया था, उमा सिंह ने। जब हम एक से अधिक व्यक्तियों के नाम लिखे तो इसका मतलब क्या है, या तो उनके बाद में या फिर उनके साथ में मिलकर उनका सहयोग उन्होंने किया उस विद्रोह में, और इस तरह से विद्रोह को आगे बढ़ाया गया। ठीक है, रामोसी विद्रोह हो गया। एक बहावी आंदोलन चला इसी समय, बहावी, ये भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ थे, सारे आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ थे। बहावी आंदोलन, जिसको हम बहावी क्या है, आज जैसे आप उसको यूपी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश बोलते हैं, तो उसका पुराना नाम होता था यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत। तो कभी भी आपको उत्तर प्रदेश की जगह परीक्षाओं में संयुक्त प्रांत लिखा मिले तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, क्या बोलेंगे क्षेत्र क्या है इसका, इसका क्षेत्र था बरेली, बरेली, और आपका फिर बरेली के बाद में पहुंच गया था पटना, तो प्रभावित क्षेत्र है, या यूं कहें तो इसका केंद्र कभी आपसे पूछा जाए तो मुख्य सेंटर इसका पटना ही बना था। कारण क्या था, सैयद अहमद बरेलवी साहब थे एक, उन्होंने क्या बोला, इस्लाम में जितनी भी कुरीतियां हैं उन सबको दूर करना है, इस्लाम में सुधार, इस्लाम में जितने भी व्यक्ति गलत राह की तरफ चल रहे हैं उन सबको वापस एक सही ट्रैक पे लाना है, तो इस्लाम में सुधार,
और साथ में जितने भी शोषक हैं जो इस्लाम का शोषण करते हैं उस शोषक वर्ग का हमको दमन करना है। इस तरह की आइडियोलॉजी के साथ में इसको शुरू किया गया था। पहली चीज़ क्या होगी? रिफॉर्म्स इन इस्लाम, रिफॉर्म्स इन इस्लाम, इस्लाम एंड असली हमको बताया 1830 से चला था ये और 1869 तक चला। कब तक चला? 1830 से 1869। इसमें क्या हुआ? सैयद अहमद बरेलवी साहब जो थे उनकी डेथ हो गई 1831 में। 1831 में जब उनकी डेथ हो गई तो उनकी डेथ के बाद में जो अली ब्रदर्स थे आपका, जिसमें सनायत अली और वलायत अली का नाम आता है, उन दोनों ने उसको पटना में जाकर के चलाया, पटना में जाकर के। ओके, पर ये हिस्ट्री की क्लास कितने दिनों तक और चलेगी? चले नशे आदि से उनको छुटकारा मिले, उस राह पर ना जाए, ये सुधार। लेकिन जब आपको पता होना चाहिए, अगर हम आपको भी बताएंगे, हालांकि हमने आपको सिख धर्म के बारे में नहीं बताया, हम प्राचीन इतिहास में सभी धर्मों के बारे में पढ़े, ठीक है, हिंदू धर्म के बारे में, इस्लाम धर्म के बारे में, यहूदी धर्म के बारे में, सिख धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर सिख धर्म में सुधार की बात थी, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, हमने आपको एक बात जरूर बताई है कि दूसरा आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, जरा आप हमें बताएं। तो आपको भी जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था उसके द्वारा अंग्रेजों ने क्या किया था? आपका जो पंजाब क्षेत्र है उसको अपने अधीन कर लिया था, ठीक है। और जो महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र थे दिलीप, उनको पेंशनर बना दिया था। उन्हीं से तो महारानी ने आपका कोहिनूर हीरा लिया था, जिसको उनको भेजा गया था लंदन, है ना, उसको गिफ्ट करने के लिए। डलहौजी की नजर थी कोहिनूर हीरे पर, तभी बताएंगे हम आपको सारी कहानी। तो यहाँ पर क्या है? सिख धर्म में सुधार के साथ साथ में जब पंजाब को सम्मिलित कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने जोर के साथ में, तो उस समय पर ये आंदोलन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भी हो गया। यानी कि पहले तो सिख धर्म में सुधार के लिए शुरू हुआ, लेकिन पंजाब पर अधिकार के बाद में ये राजनीतिक हो गया। पंजाब पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार के बाद में पॉलिटिकल फॉर्म में चेंज, अधिकार के बाद 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 राजनीतिक हो गया था। क्या हो गया था? कैसी प्रकृति हो गई थी इसकी? राजनीतिक प्रकृति हो गई। रिफॉर्म्स इन सिखिज्म शोषण करवाया और जागीरदारों को सपोर्ट होता था ब्रिटिश सरकार का कि समय पड़ने पर जागीरदार उनकी मदद कर सके, उनके विद्रोह को दबा सके। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों को भूमि का मालिक बनाया गया, लेकिन वहां पर साहूकारों के द्वारा उनका किस तरह से शोषण हुआ इस किसान वर्ग का। और फिर उसके बाद में हमने आपको मालवाड़ी प्रथा में बताया कि कंपनी जमीन की खुद मालिक बन गई, भूमि की मालिक बन गई, ठीक है। और आपका किसान से जो मालिकाना हक था वो भी ले लिया गया और अलग अलग क्षेत्रों पर आपका, वहां पर हमने बताया था आपको कितना 30% पर मालवाड़ी, 51% पर रैयतवाड़ी और 19% पर आपका क्या चला था? वहां पर चला था आपका स्थायी बंदोबस्त। कहने का मतलब है सभी तरीके से, जैसे मालवाड़ी में करों की दर कितनी ऊंची रही, साहूकारों ने रैयतवाड़ी में मौका उठाया और आपका स्थायी बंदोबस्त में जागीरदारों ने शोषण किया। तो कहने का मतलब है हर एक दिशा में, या बोले हर एक दशा में किसानों का शोषण हुआ। और जब किसानों का शोषण जगह जगह पर हुआ तो किसानों ने विद्रोह भी जगह जगह पर किए, बेचारे अपनी आवाज को उठाते थे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे हम अगर बात करें पहला सफल आंदोलन तो आपका नील आंदोलन हुआ, जिसमें ब्रिटिश सरकार थोड़ा झुकाव मानी थी, क्योंकि 1857 के विद्रोह का उनके ऊपर दबाव था। नहीं तो उससे पहले के जितने भी विद्रोह थे वो सभी किसान आंदोलन या किसान विद्रोह ब्रिटिश सरकार द्वारा दमित कर दिए गए, उनके द्वारा सप्रेस्ड कर दिए गए। आप समझे? जनजाति विद्रोह भी कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। तो इसमें पहला पाकिस्तानी का नाम आएगा, नेतृत्व किया था इनका करम शाह ने। लिखे अपनी कॉपी में, पागल पंथ नामक संप्रदाय की स्थापना किसने की? शाह। और एक व्यक्ति थे यहाँ पर टीपू मीर, टीपू सुल्तान नहीं, ये टीपू मीर है बंगाल के, टीपू मीर। ऐसा ही एक विद्रोह हुआ आपका, जैसे बहाओं के द्वारा किसानों के नेतृत्व में किया गया था फराजी रिवोल्ट। तो फराजी रिवोल्ट में क्या था? पहले तो वो इस्लाम के सुधार के लिए चला, लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा शोषण ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो वो सब लोग जो है अपना समूह बनाकर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हो गए। क्या लिखेंगे यहाँ पर? फ्राइज, ठीक है। ऐसा ही साथी इस समय पर एक विद्रोह आपको याद हो, हमने आपको एक कहानी बताई थी कि अंग्रेज म्यांमार पर कब्जा करना चाहते थे या नहीं, तो उनके बीच में आंग्ल बर्मा युद्ध हुए थे। इसमें मैंने आपको बताया था कि आपका जो दक्षिण बर्मा है, दक्षिण म्यांमार में जाकर के अंग्रेज बस गए थे। और फिर आपका म्यांमार पर अटैक करने का कारण क्या था कि म्यांमार अपनी सीमाएं बढ़ा रहा था, किधर उसने असम और मणिपुर को कंट्रोल कर लिया था। उसके बाद में अंग्रेजों ने क्या किया? मणिपुर को तो स्वतंत्र कर दिया था और असम में एक प्रॉमिस उन्होंने किया था कि यहाँ से भी ब्रिटिश सेनाएं जो है भविष्य में हट जाएंगी। तो जो ब्रिटिश सेनाएं हैं द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद में नहीं हटी। अब नहीं हटी तो असम के लोगों ने वहां पर एक अहोम विद्रोह किया, अहोम विद्रोह, ठीक है। अहोम विद्रोह को भी याद रखना है। अहोम विद्रोह, अहोम वंश से संबंधित अहोम रिवोल्ट, ये हुआ था आपका 1828 में। अहोम, अहोम रिवोल्ट। कौन सा एरिया है इसका? इसका क्षेत्र था आपका, क्षेत्र था असम का क्षेत्र बोलते हैं इसको, क्षेत्र नहीं कहते, का क्षेत्र। हिंदी भाषा में क्या जो है हमारे अंदर आता है ना, हम पहले हिंदी पढ़ाते थे, का धंसा, इसको बोला करो का क्षेत्र। तो क्षेत्र बोल देते जनरली, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आजकल उसका तद्भव रूप यही है। और कारण क्या था? रीजन क्या था? कारण क्या था? कारण क्या था आपका कि आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद में, आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद, युद्ध के बाद अंग्रेजों ने जो पीछे हटने का वादा किया था कि यहाँ से हम चले जाएंगे और आप स्वतंत्र शासन अपना चलाओगे, अंग्रेजों का पीछे ना हटना, कब्जा करके बैठ गए, पीछे ना हटना। तो वहां पर एक नेता थे, क्या बोलेंगे? अंग्रेजों का पीछे ना हटना। इसमें उन्होंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया और इसमें नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व किया था इसमें गोमधर कुंवर। बहुत महत्वपूर्ण नाम चुनना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अहोम विद्रोह के नेता कौन थे? गोमधर कुंवर। गोमधर कुंवर थे आपका, गोमधर कुंवर। एक साथ ही आपका मोप रेवेन्यू, टैक्सेशन बढ़ा दिया उन्होंने, सीधी सी बात है। इंक्रीज इन रेवेन्यू। और नेता कौन रहे मोपला विद्रोह के? इसका नेतृत्व जो किया वो नेतृत्व किया आपका भीड़ ने, भीड़ ने इसका नेतृत्व किया। तो यहाँ पर याद रखना, देखो यहाँ पर क्या होगा आपका कि हम इसको प्रथम चरण क्यों कह रहे हैं। जब हम आपको असहयोग आंदोलन बताएंगे तो असहयोग आंदोलन की आड़ में इस देश में घटना घटी थी, मोपला विद्रोह 1921, 1921। उसका दूसरा चरण है जिसका नेतृत्व किया था अली मुसलियार ने। और लगभग 50,000 हिंदुओं का कत्ल किया गया एक किसान विद्रोह की आड़ में ईस्ट इंडिया कंपनी के सपोर्ट से। उस समय पर क्या है कि गांधी जी ने उस पर चुप्पी साधी रही, वो बड़ा प्रश्न था, हम उस पर तब प्रकाश डालेंगे। उन समय की घटनाओं पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी प्रकाश डाला। एनी बेसेंट ने वहाँ के खराब हालातों के बारे में खूब बढ़ चढ़ करके लिखा था। इसका प्रथम चरण जब मैं वहाँ पर आपसे पूछूंगा, जब हम असहयोग आंदोलन 1920 के बाद के उस समय की घटनाओं पर जिक्र करेंगे, तो आपको बताना है भैया इसका पहला चरण जो हुआ था वो 1836 से 54 तक चला। ओके, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? मोपला विद्रोह हो गया। मोपला विद्रोह के बाद में मैं बताया कारण ददनी प्रथा, कारण था आपका ददनी प्रथा, ददनी प्रथा, ददनी प्रथा के खिलाफ, इन अगेंस्ट ऑफ ददनी ट्रेडिशन। इसके खिलाफ चला, अगेंस्ट, अगेंस्ट ददनी, ददनी ट्रेडिशन। तो ददनी प्रथा के खिलाफ चलाया गया आपका, ठीक है। और इस समय पर ये भी इसका अगर हम बात करें, इसका कोई विशेष नेता नहीं था, लेकिन इसमें क्या है, भीड़ के द्वारा इसको नियंत्रित किया गया। देखिए ददनी प्रथा क्या थी इसको समझे। नील समझते हैं, नील। हम सब, हमें तो आज भी याद है जब हम छोटे थे उस समय तक भी वो ऊपर चले था, आज भी रहता बहुत सारे घरों में। आया नया उजाला 4 बूंदों वाला। तो पहले गांव में आपने देखा 2 लीटर की जो पेप्सी की बोतल होती है उसमें गांव में बेचने आते हैं वो नील भर के बोतल में, जैसे वो आपका तेजाब भी बेचने आते थे तो नील की बोतल भी आती थी, देखिए सबने? अच्छा देखिए, फिर ठीक है। तो वो किस तरह के कपड़े पे काम में आता था? तो उसकी बड़ी डिमांड थी यूरोप में, सफेद कपड़ों पर पहले वो इस्तेमाल होता था, क्योंकि ड्राई क्लीनिंग जैसी पद्धतियां नहीं थी। सफेद जो कपड़ा है वो अपना गंदा दिखने लगता था, कुछ समय के बाद हाँ नील लग जाए तो उसके अंदर जो वो गंदगी है वो अवशोषित होकर के एक अलग तरह की चमक उसमें रहती थी, है ना। तुमने देखा होगा हमारी शर्ट पे तो ये होता है, क्योंकि हमारे स्कूल की जो शर्ट थी वो व्हाइट शर्ट थी और खाकी पैंट थी हमारी,
तो उसमें तो ऐसा भी हो जाता था, कई बार कमीज को अगर निचोड़ देते थे बहुत ज़्यादा, तो उसमें नील बीच में लगा रह जाता था सफ़ेद कमीज में। तो उस नील की बड़ी डिमांड थी यूरोप में। अब नील की डिमांड थी, तो यहाँ पर जो ब्रिटिश अधिकारी थे, जो अवकाश प्राप्त थे, जो रिटायर्ड ऑफिसर्स थे, उन सबको ये बात दिया गया था कि भई इस नील की खेती को तुम यहाँ पर बढ़ाओ। अच्छा, भारतीय किसान इस नील की खेती को नहीं करना चाहते थे। भारतीय किसान नील की खेती को क्यों नहीं करना चाहते थे जी? क्योंकि नील की खेती, जिस खेत में आप नील बो देंगे, बीज होते थे उसके, जिनसे नीला रंग बनाया जाता था, अब तो केमिकल से बनता है। तो उससे क्या होता था, जो वो बहुत ज़्यादा पानी को अवशोषित करती थी खेती। तो जो जल को वो बहुत ज़्यादा पी लेती थी, तो आस-पास की भूमि क्या है, उससे बंजर होने लगती थी। भई पहले इस तरह के आपका साधन नहीं थे, ट्यूबवेल वगैरह, प्रकृति पर आधारित थी सारी चीज़ें। और उसके बाद भी भूमि बंजर हो जाए तो किसान उससे नाराज़गी करते थे। प्लस में उस नील को पैरों से खूंदना पड़ता था और वो पैरों को भी खराब कर देती थी। अब अंग्रेज सरकार ने इसका क्या उपाय निकाला, तो उन्होंने ददनी प्रथा शुरू की। और ददनी प्रथा में उन्होंने ये किया कि वो भारत के किसानों को एडवांस में पैसा दे देते थे कुछ, भई तुमको नील की खेती करनी है। अब किसानों की स्थिति तुम्हें पता ही है, किसी की गुड़िया की शादी है या आपका किसी के घर में कोई बीमार है, तो उस समय तो वही ज़रूरतें होती थी, तो वो ले लेते थे एडवांस पैसा, ठीक है भविष्य में देखा जाएगा। भाई जो गरीब व्यक्ति है वो अपनी आज की स्थिति को पूरा करेगा ना पहले, वो उतना विचार नहीं करता है। तो उसने क्या किया, आपका उनसे एडवांस पैसे ले लिए। अब एडवांस पैसे लेकर के जो रेट होना चाहिए था नील का, उसको अंग्रेज उल्टे सीधे दामों पर इनसे खरीदते थे और ब्रिटेन में खूब महंगा बेचा जाता था। तो वो ददनी प्रथा में क्या हुआ कि भारतीय किसानों को कर्ज में भी दबाया गया और जबरन उनसे नील की खेती कराई गई। इसी के खिलाफ तो गांधी जी ने चंपारण में, आपका हम आपको बताएंगे 1917 में गांधी जी का जो पहला जन आंदोलन था वो चंपारण में था, बिहार में 1917 में। क्योंकि नील में एक आपका यहाँ क्षेत्र में, इस क्षेत्र में क्या हो गया था आपका, बिहार क्योंकि पहले बंगाल का हिस्सा था, इसलिए हम लिख रहे हैं उसको क्षेत्र बंगाल। ओके, तो वहाँ पर क्या हुआ था, आपका 3 कठिया प्रणाली भी चल गई थी बाद में, 3 कठिया। यानी कि खेत के, पूरे खेत के 20 हिस्से करो और उसमें से 3/20 हिस्से पर नील की खेती जरूरी है। जैसे आपके पास मान के चलो 20 बीघा जमीन है, तो 3 बीघे पर नील की खेती जरूरी है। तो गांधी जी इसके लिए ही कहा गए, आपका गांधी जी, जब गांधी जी को इस बारे में बताया गया राजकुमार शुक्ल के द्वारा, तो गांधी जी ने फिर चंपारण किया था। उसको हम फिर आगे पढ़ेंगे राष्ट्रवादी आंदोलन में। तो ये क्या रहा, आपका ददनी प्रथा के खिलाफ रहा, इस बात को याद रख लेना। तो इसमें हम क्या कहेंगे, यहाँ पर एक नोट चाहिए, किसानों की जो स्थिति है उसके लिए आपको ये किताब पढ़ना, नील दर्पण। किसानों की स्थितियाँ क्या थी उस खेती में, एक किताब है इसके बारे में, एक पुस्तक बताती है। कौन सी पुस्तक इसके बारे में जानकारी देती है, तो नील दर्पण पुस्तक में इसका जिक्र है और एसएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नील दर्पण पुस्तक लिखी गई थी बंगाली भाषा में, इसके लिए एक नाटक भी आया था और ब्रिटिश सरकार ने दोनों को ही बैन कर दिया था, इस पुस्तक को भी और उस नाटक को भी। नील दर्पण पुस्तक में क्या मिलता है, इसका जिक्र मिलता है नील दर्पण पुस्तक में। और ये नील दर्पण पुस्तक के जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, लेखक कौन है, दीनबंधु मित्र। लेखक हैं इसके दीनबंधु मित्र। तो कभी भी आपसे पूछा जाएगा, थम्स अप करके बताओ मुझे। जी भैया, हम जरूर बताएंगे आंसर। अगर कभी पूछा जाएगा नील दर्पण पुस्तक को किस भाषा में लिखा गया, किसने लिखा है, एसएससी के फेवरेट क्वेश्चंस में से एक आता है, तो ये सफल हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद में पावना विद्रोह हुआ एक, वो पावना विद्रोह जो हुआ उसका कारण भी ये था कि अंग्रेज सरकार ने आपका जो लगान दर थी उनको बढ़ा दिया था, उनको इंक्रीज कर दिया था फ्रंट। अब फ्लाइट कमीशन क्या कहता था, तो एक फ्लाइट कमीशन का जब गठन हुआ, तो ये फ्लाइट कमीशन का ये कहना था कि जो भूमि है जिस पर किसान ने मेहनत की है, तो उस किसान को तो मिलना